हजरात, आज का जो मौजू है और मुल्क का एक गर्व मुद्दा भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और हमारा समाज। तो समाज तो जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, सिख समाज है। समाज तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को लेकर के बनता है, सोसाइटी एज ए होल। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात आती है तो सबको देखना पड़ता है और देखना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि बेचैनी हर जगह है, सिर्फ एक तबके को छोड़ करके। और वो तबका वो है जो अक्सरियत में होने के बाद भी अकलियत में है। 80% में 10% लोग ही ऐसे शायद होंगे जिन्हें इस बात पे खुशी है कि मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस चल रही है, उसको नाफिज किया जाना चाहिए। इसलिए कि वो उसके आगे सोचते नहीं। मुसलमान कहां से जद में आ रहा है और मुसलमानों पे क्या आफत आ रही है और मुसलमानों के खिलाफ क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसलिए वो खुश है। बकिया 70% अगर आप देखें, मेरा एक अंदाजा है, तो वो भी परेशान है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनेगा तो उन पे भी आफत आएगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, उसका कज़िया क्या है? हिंदुस्तान आज एक जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने जा रहे हैं तो उसमें जहां तमाम मज़ाहिब के पर्सनल लॉ उसकी जद में आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उसकी जद में आ रहा है। वो बात अपनी जगह पर है और मैं इसे इत्तेफाक करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से हमें बहुत ज्यादा वावेला लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जरूरत अभी नहीं है। इसलिए कि देखें कि है क्या। जब तक कोडिफिकेशन करके कोई चीज नहीं आती है तब तक बात सामने नहीं आएगी। और मुझे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि खुद ये लॉ कमीशन जो है उसने यूं ही राय तलब कर ली। पर्सनल लॉ आपका इससे कहां मजरू हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आप करना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। उसका कोई एजेंडा सामने हो, एजेंडा नहीं, उसका कोई ड्राफ्ट सामने हो, तो उस ड्राफ्ट को देख करके ही तो बात सामने आ सकती है कि आप करने क्या जा रहे हैं। लेकिन ये बात दूसरे लोग भी बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि इस पे नहीं बोलना चाहिए। अब ये आपके जज करने का काम है कि कौन इस बात को नेक नियति से कह रहा है और कौन इस बात को बदनियति से कह रहा है। इसलिए कि बहुत से लोग इस बात पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, जोर दे करके जो बात मैंने कही है उससे ज्यादा जोर देते हैं कि वावला करने की जरूरत नहीं है। उनके बैक में जाएं, बैकग्राउंड देखें, नुमायां लोग हैं कि दूसरे इश्यूज पर क्यों नहीं बोलते। मैंने तो ज़ेड.के फैजान ने अगर ये बात कहने की जसारत की है या कर रहा हूं तो इसलिए कि मैं तो मुसलमानों के हर इशू पर बोलता हूं, चाहे कोई मसला हो, बाबरी मस्जिद का रहा हो, ज्ञान माफी का रहा हो, पर्सनल लॉ का मसला पहले भी रहा हो। मैं तो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था तो मुझे याद है कि 72 या 73 में एक बहुत बड़ा जलसा इलाहाबाद में हुआ था। मैं वहां बोलने वालों में से था, जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू। लेकिन ये वो लोग हैं
जो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मत बोलिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो लोग हैं जो उनको किसी और मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मसले पर से इसलिए बोल रहे हैं कि अक्सरियती फिरका उनसे खुश हो जाए, वो उपद्रव करने वाले लोग खुश हो जाए, सरकार खुश हो जाए और कहीं से कुछ मिल जाए। तो मेरे कहने में उनके कहने में आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। एक, अब क्यों हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक ड्राफ्ट ना आए तब तक कोई चीज सामने नहीं आएगी। ड्राफ्ट आएगा, लोग खड़े अपने आप खड़े होंगे, हम भी उसमें बोलेंगे, लेकिन हां समझने की जरूरत तो है। और बोलना इस हद तक जैसे आपने प्रोग्राम किया है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। यह बात सामने आनी चाहिए कि अनरेस्ट है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात की गई तो ये बात कैसे सामने आएगी? इसी तरीके से सामने आएगी, बयानात के जरिए सामने आएगी, राइट अप के जरिए सामने आएगी। तो बोलना तो पड़ेगा, बोलना चाहिए, लेकिन वावेला तो मैंने इस्तेमाल किया है कि अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, एंड लेट अस वेट फॉर द ड्राफ्ट। क्या ड्राफ्ट सरकार पेश करती है वो तो शोषा छोड़ देते हैं, एक सियासी मसला है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? हिंदुस्तान का जो आईन है उसके अंदर जो पार्ट 4 उसका है, जिसके अंदर आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। बहुत सी सरकारों ने काम किया है, इसने भी किया है। हमारी खेती का नज्म क्या होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का क्या नज्म होगा, पंचायत राज कैसे कायम करेंगे, लोगों की जिंदगी के मेयार को कैसे ऊंचा उठाएंगे, हेल्थ का क्या कैसे निजाम ठीक करेंगे, ये सारी बातें यहां से लेकर वहां तक डिफाइन की हुई हैं। ये राइट टू एजुकेशन जो है वो उसी में है, उसको उसके ताल्लुक से फिर हमने देखा कि कवानीन बने बच्चों की तालीम के ताल्लुक से, कंपल्सरी एजुकेशन। तो आर्टिकल 44 जो है चैप्टर 4 के अंदर, उसमें एक ये चीज है कि द गवर्नमेंट एंड स्टेट मतलब इस्तेमाल किया है उसमें, शैल एंडीवर कोशिश करेगी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। लेकिन उसी में कहा गया है फॉर होल ऑफ द कंट्री, पूरे मुल्क के लिए एक कॉमन सिविल कोड होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नहीं कि किसी के लिए होगी किसी के लिए नहीं होगी, किसी मजहब के लिए होगी किसी के लिए नहीं होगी। अभी आपने देखा कि जैसे ये शोषा छोड़ा गया, अब की बार कम से कम मुझे ये देखने को मिला कि हमसे ज्यादा दूसरे लोग बोल पड़े। पहले नॉर्थ ईस्ट से आवाज उठी, मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कहा, वहां तो कानूनी बना पास कर दिया उन्होंने अपने यहां कि हम नहीं लागू होने देंगे। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे, जो सरकारी गठबंधन बना हुआ है, जो अभी ताकत का मुजाहरा हुआ था तो उसमें वो भी शामिल था, 38 पार्टियां आई थी। उसने कहा हम तो अलग हो जाएंगे। अभी एक पिछले हफ्ते केरल में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया असेंबली में कि हम इसको नहीं लागू होने देंगे। खुद बहुत सारी हिंदू तंजीमों ने भी ये बात कही। ये बात अलग है कि उनकी बात कहीं दूर छोटी लाइन 2-4 लाइन में खबर छपी रह गई, लेकिन किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे मज़ाहिब के लोग थे, सिखों के नुमाइंदे थे, क्रिश्चियंस के थे, बौद्धों के थे। बौद्धों ने कहा कि हम भी लागू नहीं होने देंगे, हमारे पर्सनल लॉज अलग हैं। मुस्लिम्स भी थे, सबने वहां एक आवाज होकर कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो आपने सिखों की अलग से भी मीटिंग हुई, सिखों ने अलग से अपनी मीटिंग में कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हमारे पर्सनल लॉज अलग हैं। अरे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है
मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस मुल्क है। जोग्राफियाई हालात अगर देखें तो आप अलग हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान में सिमटी हुई है। मालूम हुआ कि कहीं पर आप बर्फ में हैं तो कहीं एसी चला रहे हैं साउथ में। लेकिन अलग अलग मज़ाहिब हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग उनका कस्टम है। पूरे मुल्क में मल्टीलिंगुअल भी है, जबान बदल जाती है थोड़ी थोड़ी दूर पर। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 22 ज़बानें हैं। 7th 8th शेड्यूल के अंदर, 8वीं जो शेड्यूल है उसके अंदर 22 ज़बानों का तस्करा है। उसमें मैथिली भी है, उसमें कोंकणी भी है, उसमें डोगरी तो खैर चलिए डोगरा लोग वहां पर, और उसमें संस्कृत भी है। अब संस्कृत कौन लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, लेकिन बहरहाल उसके बैकग्राउंड है इसलिए है वो है। लेकिन नेपाली भी है हिंदुस्तानी जबानों की फहरिस्त में, नेपाली। अब नेपाल मुल्क है, नेपाली जबान है, लेकिन नेपाली हमारे मुल्क के शेड्यूल के अंदर वो चीज मौजूद है कि हमारे मुल्क की ये भी एक जबान है। तो हिंदुस्तान का जो नक्शा है उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। आज उस नक्शे को बदलने की कोशिश हो रही है। तो आर्टिकल 44 जो है उसके अंदर इसका तस्करा है कि सरकार, स्टेट इस बात की कोशिश करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो। अब आज के मौजूदा हालात में जिस तरीके के रिएक्शंस आए, अब इसमें क्या एक चीज, अच्छा ये सोचा आज का थोड़ा ही है, ये तो मैं जब से मैंने होश संभाला तब से सुनता आ रहा हूं, पिछली सरकारों में भी बात आती रही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाले गए, एक नहीं बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को तो से बहुत पावर्स हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि आर्टिकल 37 जो है, जहां से ये शुरू होता है सिलसिला, 36 तो डिफिनीशन और 37 में उन्होंने कहा कि 37 में कहा कि कोई इसमें जो प्रोविजंस है आगे जो 38, 39, 30, 51 तक, यानी पार्ट 4, इसको लागू किसी कोर्ट के जरिए नहीं कराया जा सकता। कोर्ट के किसी आर्डर के जरिए इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मौजूद है इसका पूरे हिस्से के लिए। ये सुझाव के तौर पर राय आमा मुआर करके सरकार इस तरह का काम करेगी, शुरू में लिख दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला, एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पन्नालाल बंसीलाल नाम से वो केस है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन वन गो, उसने लफ्ज जो इस्तेमाल किया अपने आर्डर में कि एक अच्छी चीज है, इसको होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन वन गो एक साथ, मतलब एक बार की आप इसको उसके अंदर शामिल करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीज अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मगर अगर आप इन वन गो इसको करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, इनके वालिद मोहतरम ने एक बार बंबई में, वो भी चीफ जस्टिस रहे, इन चीफ जस्टिस के वालिद मोहतरम भी चीफ जस्टिस रहे, वाई चंद्रचूड़। तो उन्होंने बॉम्बे में एक बार, जुडिशियल आर्डर नहीं है लेकिन बोलने में उन्होंने कहा कि शादी ब्याह का एक कानून होना चाहिए, इससे मुल्क में इंसानियत बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, या जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि इससे मुल्क का मामला ठीक रहेगा। अच्छा भाई, एक साथ तरीका शादी का कैसे होगा? आपके शादी करने का तरीका दूसरा है, मेरे शादी करने का तरीका दूसरा है। खुद हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ अलग अलग बहुत सारे इलाकों में थोड़ा मोड़ा फर्क मिलता है। वो इसलिए है कि वो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम हो गए, आज नहीं 100 साल 200 साल पहले, लेकिन कस्टम उनके वही रहे। और उस कस्टम के नाते
वो थोड़ा मोड़ा अगर लखनऊ में आप शादी ब्याह की रस्म करते हैं और अगर आप किसी रजकश के इलाके में चले जाएं गुजरात में, तो वहां जो मुसलमान हैं आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। आंध्रा के कोस्टल इलाके में चले जाएं तो आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। एक कैसे होगा भाई? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ड्राफ्ट पहले आए कि क्या करना चाहते हैं। अब कैसे इसका रिवॉल्यूशन हुआ? हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो उस वक्त जाहिर इस्लामिक लॉ इस मामले में चलता था कि काजी फैसला करता था, मुफ्ती फतवा देता था, फैसला करता था, काजी फैसला करता था, इसलिए काजी कोर्ट हुआ करती थी। पूरी तरह इस्लामिक लॉ तो नाफिज नहीं था, लेकिन इस्लामिक लॉ की रोशनी नहीं करते थे। पूरी तरह का मतलब हुआ कि मैंने तो नहीं पढ़ा कि 800 साल 900 साल जो भी मुस्लिम हुकूमत रही उसमें कहीं संसारी का कोई प्रोविजन रहा हो, किसी के ज़माने में उसमें कहीं हाथ काटने का प्रोविजन रहा हो, उसमें कहीं गर्दन जदनी का प्रोविजन रहा हो। हाँ, बादशाह सलामत का गुस्सा था, उन्होंने कहा कि ये बड़ा भारी जुर्म है, इसका एक पैर इस हाथी में एक पैर इस हाथी में बांधो और हाथी को भगा दो। अभी एक हाथी इधर जाएगा एक इधर जाएगा, आदमी दो टुकड़े हो जाएगा। ये सब तो था। ये सजा थी कि ऊपर इसको ले गए, इसको ले जाके 3 मंजिल को वहां से ढकेल दो किले की मतलब चाह दीवारी पर, वो नीचे गिरेगा मर जाएगा। इस तरह की सजाएं तो थी। लेकिन जब आप इस्लामिक उसकी बात करेंगे तो जो गर्दन जदनी की बात थी या हाथ काटने की बात थी या संसारी की बात थी वो सब नहीं थी। लेकिन बहरहाल इस्लामी लॉ ही से सारा काम हो रहा था। अब अगर उसके तह में जाएं आप डिटेल में, तो मैंने अलाउद्दीन को पढ़ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी से बात करते हुए कुछ इस तरह का मसला आया तो लोगों ने कुछ एतराज़ किया, मुस्लिम गैर मुस्लिम। तो उसने कहा कि देखिए, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे इंसानियत को सामने रख के, मुल्क के मुफाद को सामने रख करके जो सही समझता हूं वो करता हूं। मुझे पता नहीं कि मेरा ये हुक्म मजहबी कसौटी पर पूरा उतरता है या नहीं। लेकिन मेरा कहना दूसरा है कि उसने कहा इंसानियत की बुनियाद पर, उसने कहा समाज के हक में। तो इस्लाम जो चीज समाज के हक में अगर आप करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे, मेरा मानना यह है कि यकीनन वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो चीज़ पूरी उतरेगी, खड़े उतरेगी, इसलिए कि इस्लाम यही दर्ज देता है। ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। औरंगजेब को भी पढ़ रहा था। औरंगजेब ने 2-3 लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया जो गैर मुस्लिम थे अहम पोस्ट के ऊपर, तो लोगों ने एतराज किया। औरंगजेब ने कहा कि मजहब और सरकारी कामकाज ये 2 अलग चीजें हैं, और उस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उसने कहा कि अगर हम आपकी बात मान लें तो यहाँ पर हिंदुस्तान का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। तो वो लॉ चलता रहा। उसके बाद 1857 में 1757 में बंगाल में जब नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल हुआ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया, तो 1765 में उसने अपने कवानीन नाफिज किए। लेकिन कवानीन अपनी कोर्स बनाई, लेकिन जो सिस्टम चल रहा था डिसाइड करने का वही सिस्टम चलता रहा। पर्सनल लॉ सबके महफूज थे, सब कुछ था, और वो क्रिमिनल लॉज वगैरह भी वही चलते रहे। लेकिन धीरे 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 जहाँ ज़रूरत पड़ी उसमें निकाला, उसमें लगाया अपना हिसाब किताब, वो सिलसिला चलता रहा। 1857 आ गया, 100 साल गुजर गए। कंपनी धीरे धीरे जो अदालतें थी, जो निज़ाम था अदालत का, उसमें धीरे धीरे मुदाखलत करती गई और काफ़ी कुछ चेंज किया। लेकिन 1857 के इनकलाब के बाद, गदर के बाद,
जब 1860 में कानून बनाता है क्रिमिनल लॉ, तो उन्होंने बिल्कुल उससे हट करके क्रिमिनल लॉ बना दिया। अब उसमें कोई हिंदू मुसलमान और पर्सनलाइज उसकी बात नहीं रही। और सारे कवानीन, एविडेंस एक्ट, CRPC, और वो कानून, वो कवानीन आज भी चल रहे हैं। अभी मैंने देखा परसों नर्सों लास्ट डे पे उन्होंने जो पेश किया, तो अब वो IPC को भी तब्दील करने जा रहे हैं। उसका नाम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम उनको बदलना है। नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं, उससे एक सेंटिमेंट्स को जीतने की कोशिश करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं क्या नहीं करते, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें खामी नज़र नहीं आती। जहाँ तक CRPC का ताल्लुक था, जो ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, वो IPC तो ताज़ीरात हिंद कहलाती है। तो ज़ाब्ता फौजदारी तो 1973 में उसको बहुत बड़े पैमाने पर चेंज करके नए सिरे से लिखा गया था। बाद में फिर एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था 83 के आसपास। लेकिन अब वो तीनों एविडेंस एक्ट को भी उसको साक्ष्य क्या नाम कुछ करके है दे रहे उसको, और इसको कुछ IPC का कुछ नाम दिया है, CRPC का कुछ नाम दिया है। तो वो कवानीन वही चले आ रहे थे और चले आ रहे हैं। अभी रिराइट करेंगे, थोड़ा मोड़ा क्या लिखते हैं क्या देखते हैं। सिलेक्ट कमेटी को उन्होंने बिल भेज दिया है। अब वो भी चीज़ें मंजरेआम पर आएंगी, अखबारात में आएंगी, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ अपनी भी राय बनेगी उसके ऊपर। तो लेकिन पर्सनल लॉ सबके सेफ थे कि पर्सनल लॉज जो है वो महफूज रहेंगे। लेकिन पर्सनल लॉज पे हमला करने की बात बराबर चलती रही। अच्छा, अदालतों का क्या है? हम अपनी जगह पे खुश हैं कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ इंटैक्ट है। इस्लामिक लॉ तो इंटैक्ट नहीं है, इसलिए क्रिमिनल लॉ में सारी सजाएं तो इस्लाम से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। एविडेंस एक्ट, हमारे यहाँ गवाही शहादत की जो बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। लेकिन जो हमारे अपने पर्सनल लॉज हैं, शादी ब्याह का मसला, इनहेरिटेंस का मसला, वरासत जिसे कहते हैं, औकाफ को लेकर के मसला, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब शादी ब्याह की जब बात करें तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, 3 तलाक, ये वो तमाम। तो अदालतें तो बीच बीच में घुसपैठ करती गई। अभी जो 3 तलाक का मसला हुआ है, अब उसमें बहुत मजबूती से केस तो लड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहां पर बात कर रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर हैं, जेंट्री 100% दूसरी है, तो कहीं ना कहीं हम भी मौका दे देते हैं जजेस को। जी, लॉ का मामला बड़ा अजीब है। मैं वकील हूं, हर मामले में हमारी 2 राय है। 10 आदमी की ज्यादा से ज्यादा 10 राय होगी, वरना हो सकता है कि 10 आदमी की 2 ही राय हो, 5-5 एक तरफ हो सकता है 3 राय हो मिला करके। लेकिन 10 वकील की 20 राय, इसलिए कि A और B का झगड़ा है वकील साहब, तो अगर ये आ गए हमारे पास और उन्होंने वजन रख दिया हमारे सामने, तो हमारी राय इसके फेवर में है, सारा कानून इसके फेवर में है। और ये ना आता हमारे पास और B आ जाता पहले, तो सारी हमारी राय उसके फेवर में होती, इसको हम गलत साबित करते तो वकील की 2 राय होती है। इसलिए आप देखिए लोअर कोर्ट में क्या होता है, जैसे कोई इस तरह की बात आएगी तो बहुत बैठते हैं, तो बहुत से जो उस तरह के लोग होते हैं समझदार, तो कहते हैं कि अरे भाई तुम जाके फौरन फलां वकील को एंगेज कर लो। जो डिस्ट्रिक्ट में 5-10 बड़े वकील होते हैं, कहते हैं उसको कर लो, वरना वो कहीं पहुंच के कर लेगा तो मामला गड़बड़ रहेगा, तुम जाके पैसा दो उसको एंगेज कर लो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो ये तो राय हमारी अलग अलग होती है इसके ऊपर, तो जजेस की भी अपनी राय होती है। जज बैठा हुआ है, हमारी अपनी सोच किसी एतबार से बनती है। हम कहाँ पैदा हुए, किस माशरे में पले बढ़े, कहाँ हमने सांसें ली, कहाँ हमने तालीम हासिल की, हमारी अपनी फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
इन तमाम चीजों को लेकर के हमारा एक ज़हन बनता है। तो जब हम वहां बैठे हुए हैं ऊपर और हमारे सामने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा जो ज़हन है, मैं उन झगड़ों की बात नहीं करता जो जाती झगड़े होते हैं। ए और बी के झगड़े में तो जज वही फैसला करेगा जो उसकी समझ में आएगा। वो समझदारी गलत हो सकती है, अलग बात है। ना आपको जानता है ना उनको जानता है, वो देखता है कि भाई कानून क्या कहता है। लेकिन जहां पर एक पब्लिक इश्यूज होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, जहां पर ब्रॉड बेस कोई चीज होती है, वहां पर जज का माइंडसेट भी काम करता है। हम बैठे हुए हैं जज बन करके, एक मामला मेरे सामने आया, मेरा बना हुआ है कि यह चीज गलत है। अब दोनों आर्गुमेंट मेरे सामने आ रहे हैं, ये भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं। अच्छा, आर्गुमेंट हर चीज के लिए मौजूद है। मैंने कहा ना कि वकील के दो राय हमेशा होती है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं जो गॉड, भगवान, अल्लाह मानते हैं, सब एक तरफ होकर बैठ जाएं, एक तरफ। और एक अथीस्ट, दहरिया, जो अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, जो भी नाम लीजिए, मानते ही नहीं, आर्गुमेंट तो वो भी 10 घंटे करेगा। आप 20 घंटे आर्गुमेंट करेंगे, वो 22 घंटे कर देगा आर्गुमेंट, दहरिया, कि देयर इज जस्ट नो गॉड। तो अगर मान लीजिए मैं खुद एथीइज्म की तरफ माइल हूं, तो पता ही चला कि मैं वो आर्गुमेंट लेता जाऊंगा इकट्ठा जो उस तरफ से आ रहे हैं, इसको निगेट करता जाऊंगा। तो ये सिलसिला है, और फिर मैं जजमेंट दे दूंगा। और जहां कुछ नहीं मिलेगा, वो तो खैर दूसरी बात है कि 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर देगी, दैट सजा थी। तो जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, तो खुद हमने भी कहा, कोर्ट के सामने बहुत सारी बातें, असल में मसला अलग है। अब हम जो है ग्राउंड रियलिटीज जो है, वो रेत के ढेर में शुतुरमुर्ग की तरह जब तूफान आता है तो उसमें घुसा लेता है, समझता है तूफान नहीं है, तो नहीं है तो दैट इज रियलिटी। तो अब बहुत सारे आर्गुमेंट उस तरह के आए, और उसमें यह भी आया कि तिलाक बिदात, तिलाक 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 कह दिया तो तिलाक हो गया, मगर तिलाक बिदात है, अच्छा नहीं समझा जाता। तो कोर्ट ने कहा जब अच्छा नहीं समझा जाता तो भैया लो, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, नान नफका वाला जो मामला है, कितना हंगामा हिंदुस्तान में हुआ। शाहबानो केस के नाम से जानते हैं आप उसे। नान नफका ये हो, ऐसे हो, वैसे हो, छोड़िए। जो बात मैं कहना चाहता हूं ये कि आपने लड़ करके, सड़कों पर आकर के, एक लंबी जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियां दे करके, आपने शाहबानो केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू करने के लिए, खत्म कराने के लिए आपने कानून बनवाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें अगर मुसलमानों के बीच झगड़ा है तो ऐसा होगा, दोनों मुसलमान, बशर्ते दोनों फरीक चाहें, एक लाइन लिख दिया, दोनों फरीक मुसलमान चाहेंगे तो उस कानून के तहत फैसला होगा, वरना फिर दीनी दुनियावी कानून जो इंडियन लॉ है, जो हिंदुस्तानी कानून है। तो अब सूरत हाल ये है, यहां पर बहुत सारे एडवोकेट्स हो सकता है हों, नहीं तो आपके दोस्तों में से आप पूछिएगा कितने मामला जाते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, सब सीआरपीसी के तहत, 125 के तहत चले जा रहे हैं। आप ये तो कर सकते हैं कि चलिए हम लोग आपस में तय कर लेते हैं, हम क्यों जाएं उसके तहत, या हम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जाते हैं। इसलिए कि अगर मैं लड़की का हिमायती हूं
तो हम फौरन खड़े हो जाएंगे, अरे छोड़ छोड़ ये सब छोड़ो, जाओ FIR करो क्रूरल्टी के लिए, और ये करो वो करो, 498 में चले जाओ और ये कर दो, और 125 के तहत चले जाओ। ये सब जो हमारे कवानीन हैं, इंडियन लॉज हैं, उसके तहत भेजते हैं, क्योंकि उसमें शौहर परेशान, अब्बा परेशान, अम्मी परेशान, भाई बहन, खाला खानी, सब जिसका चाहे नाम दे दिया, सब लद के चले जा रहे हैं। बड़ा उसका मिसयूज हुआ। अभी थोड़ा सा कुछ कम किया है कि जरा अब्बा अम्मा का नाम आए और भाई बहन का नाम आए, तो जरा सोच समझ करके कुछ थोड़ा काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमको भी इस मामले में खुद साबित करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जहां हम, अब मौलाना तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अब इस्लाम माशरा के लिए मीटिंग जब होती है तो बहुत सारे इस्लाम माशरा की मीटिंगों में मैं गया। इस्लाम माशरा का मतलब क्या है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम माशरा कैसे किया जाए उस पे बात नहीं। वहां भी नमाज, रोजा, हज और ज़कात की बात होती है। इस्लाम माशरा पे फोकस कीजिए ना कि इस्लाम माशरा में क्या चीज होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, अगर मैं समझता हूं तंजीमें काम कर रही हैं, गांव गांव जाती हैं, अगर वो गांव में 10 झगड़े हैं मुसलमानों की, कोशिश करना अपना काम है, सब मान लेंगे ऐसा नहीं है, मानते हैं, मानते कब हैं, पहले 2 लोगों में जब झगड़ा होता है तो आप इनको समझाइए, उनको समझ, कोई मानने को तैयार नहीं। पैसा होता है, ताकत होती है, जोम होता है। जब झगड़ा हो गया, एक की टांग टूट गई, एक का हाथ कट गया, एक का भाई मर गया, एक बांस के ऊपर, ये मैंने, मेरा बांस और तेरा बांस है, ये छांच में तू घुस गया है, छांच तुझे नहीं घुसने देंगे। तो जब सब हो जाता है और पैसे वकील खा लेता है, लाखों लूट लेता है, उसके बाद तब आप भी बिल्कुल हताश, हिंदी का वर्ड इस्तेमाल कभी कभी ज्यादा अच्छा रहता है, हो गए, और वो भी हताश हो गया, तो मन में सोचते हैं कि कोई बहाना मिले कि सुलह हो जाए तो अच्छा है। तो हो सकता है कि हताश लोग हों और उनको आप बताएं तो वो सुलह कर लें आपसे। इस तरह से अगर एक भी सुलह करवा दिया आपने तो बहुत बड़ा काम होगा। इस पे फोकस और कोशिश होनी चाहिए। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही थी, बात उसी से रिलेटेड है। तो ये जो हमारे अपने लॉज हैं उसमें सरकार क्या करेगी, अदालतें क्या करेंगी, लेकिन हमारा अपना फर्ज जो है उसको भी हम देखें और जो हम कोशिश कर सकते हैं, काविश कर सकते हैं, उसको काविश करने की कोशिश करें। मेरा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत मुश्किल तरीन मसला है। आर्टिकल 44 में यह भी कहा गया है कि इसका निफाज पूरे मुल्क पर होगा, पूरे मुल्क के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल ऑफ द कंट्री। पूरे मुल्क के लिए। अब होम मिनिस्टर का बयान आता है कि हमने नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जब वहां बवाल मचने लगा तो। फिर कहने लगे SC ST को अलग कर दिया। अब जब इनको अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया, तो फिर पूरे मुल्क के लिए कहां रहा भाई? आपको तो पूरे मुल्क के लिए नाफिज करना है ना एक सा कानून। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इस कानून का जो ड्राफ्ट है उसको आने दीजिए। विरासत का ला है तो हमारे यहां अलग, हिंदुओं के यहां अलग है। अभी उनके यहां भी जरा बंटवारा इसी तरह से देखें कौन सा बंटवारा करते हैं, वो जायदादों को किस तरह से बंटवारा करते हैं। हमारे यहां तो एक ऑलरेडी इस्लामिक कोड है, इस्लामिक लॉ है। उन्नीस 1937 में शरीयत एक्ट बना था, इसलिए कि जब इंडियन कवानीन बने उसमें बातें आगे बढ़ी और फिर उसमें पर्सनल लॉज इफेक्ट होने लगे, तो लोगों ने सरकार से कहा कि हमारे लिए बताइए, बनाइए आप कानून। छोटा सा कानून है, उसमें यह है कि हमारे अपने आयनी जो मामलात हैं वो हमारे अपने मजहबी उसके एतबार से तय होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बना 1937 में कि भाई लड़कियों को भी इस बात का अख्तियार हो
कि वो तलाक ले सकें। तो उसमें कंडीशंस उन्होंने बहुत सारी लगाई कि भाई जो है कि भाई 4 साल तक वो लापता हो, ना नफका 2 साल तक न देते हो, मारते पीटते हैं वगैरह वगैरह। वो चल रहा है। और अभी करते क्या है, उसको खत्म कर देंगे, इधर से लाएंगे, हिंदू मनुस्मृति से कुछ लेकर के आएंगे, हिंदू लाज जो हैं उनका जो ला है उसको लेकर के उसमें कुछ करेंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट वाले जो लोग हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट वाले फिर वो भी तो उछलेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारा मामला है, हम तो फ्रीडम चाहते हैं, उसमें क्या घुसना चाहिए या निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। कानून से सारे मसले हल नहीं होते। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सियासी मसला है, मेरे नजदीक टोटल सियासी मसला है। और सियासत का उसूल यह है कि अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख में फितरत के इशारात, तकदीर के काजी के फतवा अजल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग वफाजात। मैं एक बार तो इंटरव्यू दे रहा था, वो मेरा है यूट्यूब पर ऑन रिकॉर्ड, ज्ञानवापी पे ले रहे थे। मैंने कहा मेरा मानना है, उससे पहले ही मैंने बात कही थी, और मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है बाबरी मस्जिद के फैसला आने से 20-22 दिन पहले, जिसमें मैंने कहा था कि पूरा जो सिलसिला है, पूरा जो आर्गुमेंट है, उससे मैं मुतमईन हूं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सर्टेनली जजमेंट हमारे फेवर में आना चाहिए, मगर नहीं आएगा। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा आर्टिकल 142 एक कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पूरा अख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के इंटरेस्ट में अगर कोई मैटर उसके सामने है तो कोई भी ऑर्डर कर सकती है, फैसला कर सकती है। ये 142 के तहत ये उसको देंगे, और यही हुआ। अब हमारे बहुत सारे लोग, अरे साहब पैरवी ठीक नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुआ, कोई मसला होगा तो पैरवी ठीक नहीं हुई। कैसी पैरवी चाहिए भाई आपको? मैं बाबरी मस्जिद के से मसले से तो जरूर जुड़ा रहा, मस्जिद के नाते, एक मुसलमान के नाते, उसके मूवमेंट में भी लगा रहा। जफर आब जिलानी वगैरह ये लोग हमारे दोस्त थे, उनके साथ मतलब जितनी भी मीटिंग होती थी मैं उसमें रहता था, लेकिन मैं ज़ाब्ते से उसके अंदर जुड़ा नहीं था। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अगर मैं फॉर्मली जुड़ा तो मुझे भी लगता कि पता नहीं मैं अपना दफा कर रहा हूं। सब बात तो आपकी मानी, आपने सब साबित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कहा था कि आस्था के नाम पे नहीं करेंगे, मगर आस्था के नाम पे कर दिया। अब जो मैं गौर करता हूं, बात सख्त है कि मैंने कई बार पब्लिकली कहा है, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, जो फैसला आएगा मानेंगे, सले तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। दूसरी तरफ से कहा गया कोर्ट का जो चाहे फैसला आए, हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 बयानात हजारों लोगों के मिलेंगे, लीडरों से लेकर के वर्कर्स तक के, कि जो चाहे कोर्ट का फैसला आए तो हम वहीं बनाएंगे। अच्छा, सब बात निकाल दीजिए। मैं कहता हूं आप आंख बंद कीजिए और आप जज हैं बैठे हुए, और आप बिल्कुल ईमानदारी से मुल्क के मुफाद में सोच रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? ये तो शरीफ लोग हैं या कमजोर लोग हैं या बेवकूफ लोग हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने सही फैसला दे दिया जो इनके खिलाफ जाता है, तो ये तो उपद्रव मचा देंगे, ये तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया अच्छा यही है, नेशनल इंटरेस्ट में ये है, मुल्क के मफाद में ये है, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा, यही फैसला दे दो, क्योंकि ये लोग तो कुछ बोले ही नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए और सोचिए। यही होने वाला है ज्ञान माफी के केस में। वहां तो कुछ नहीं मिला था, खुदाई करने के बावजूद भी।
यहां बिना खुदाई किए हुए सब कुछ मिल रहा है। अब हम खाली इसी में कत्ल कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर ज़रा छुरी तेज लाइएगा, ज़रा शान रखवा लीजिए, ज़रा देखिए इधर से काटिएगा, इधर से तो तकलीफ होगी। हाँ, तैयार हो गए हैं कि नहीं, हम एक ही छुरी की शान रखवा रहे हैं। मेरा बिल्कुल, मैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे आ चुके हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत मानता हूं, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को गलत मानता हूं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत मानता हूं। मेरा कहना यह कि सर्वे फॉर व्हाट? सर्वे किस लिए? ये बाबरी मस्जिद, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। यहां पर इसके बाहर ये पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, उसमें वो पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि हमको एक बार पूजा की परमिशन मिलती है। 1993 से पहले हमको बराबर परमिशन मिलती थी, हम रोज कर सकते थे, तो हमको रोज यहां पूजा की परमिशन दी जाए। तो गए थे यहां परमिशन मांगे, इस दीवार के बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर। सर्वे की कहां से जरूरत पेश आ गई? क्यों? और अभी जो सर्वे रिजेक्ट किया, यानी मतलब सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ जब मस्जिद कमेटी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, कहा हम स्टे नहीं लगाएंगे, सर्वे ठीक हो रहा है। उसमें भी ऑर्डर में आस्था का लफ्ज आ गया। अदालत से जब हमारे वकील ने, मस्जिद के वकील ने यह कहा कि साहब कल को कोई भी एप्लीकेशन लेकर के आ जाएगा कि साहब यहाँ जो है मूर्ति दिखाई पड़ रही है, निकल गई, या जो कुछ भी है इसका सर्वे किया जाए, खुदाई की जाए। फ्रिवलस एप्लीकेशन, बेमानी, बेमतलब। कोर्ट ने कहा कि आप इसको फ्रिवलस कैसे कह सकते हैं, जो दरखास्त किसी आस्था की बुनियाद पर दी गई है, परसों अखबार में पढ़ लीजिए। ये चीजें उसका हिस्सा नहीं होती ऑर्डर का। ऑब्जर्वेशंस जो कोर्ट में होता है, वहां कोर्ट में बाकायदा एक कुर्सियां लगी हुई हैं इनके लिए बैठने के लिए, जर्नलिस्ट के। कोर्ट में बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट में इधर वकीलों का है, उधर एक उनके कमरे दिए हुए हैं, प्रेस लाउंज। तो जो कुछ अंदर बोलते हैं वकील वो रिपोर्ट करते हैं। लाइन तो 4 लाइन का होगा। दूसरी बात देखिए, जब वकील ने कहा कि साहब रिलीजियस पॉलिसीज एक्ट जो है उसके खिलाफ है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह जैसे थी वैसे रहेगी। अब सुनिए, जो मैं कहता हूं ना, कानून कैसे खींचता, हर वकील की 2 राय होती है। फौरन निकाल लिया उसमें पख। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्शन 3 और 4(1) का हवाला दिया, कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन इज समथिंग डिफरेंट देन रिलीजियस कैरेक्टर। अब 2 वर्ड निकाल करके ले आए, रिलीजियस डिनोमिनेशन और रिलीजियस कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए है ये, उसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं कि खुदाई नहीं होगी और कोई उसके स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, ये तो बात सामने आनी चाहिए। उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है, सर्वे से रिलीजियस कैरेक्टर मालूम होगा। अरे भाई, आप वहां हैं, आपने कह दिया रिटायरमेंट होगा, चल देंगे आप। हम पब्लिक लाइफ में हम जानते हैं क्या होगा। सर्वे की रिपोर्ट आई नहीं,
रोज सर्वे की रिपोर्ट बाहर आ रही है। अब हमारे वकला गए, ठीक है, लड़ाई का तरीका है। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये सब रिपोर्टें बाहर जा रही हैं, इसको रोका जाए। वो जज ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रोका जाए, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। वो जा रही है, रोज टीवी बना रहा है। अब हम खुश हो गए, वाह वाह वाह, जज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मुझसे लोगों ने कहा कि साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा मतलब तो मैं समझ गया, लेकिन मैं जानबूझ के पूछ रहा था। मतलब ये है कि ये जो चल रहे हैं मसाइल, मैंने कहा ऐसा है, जो आप जानना चाहते हो, थोड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे, उनके चेहरे से लग रहा था कि बड़ा बढ़िया जज आ गया है, ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दो एक आ जाते हैं इस तरह के ना। मैंने कहा कि 5 जजेस जो बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले थे, उनमें ये भी थे। भूल गए आप भूल गए। मैंने कहा ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सामने है, छपा हुआ है, प्रिंटेड मैटर है, जजमेंट है। लेकिन अंदर की बात यह है, जो मेरी जानकारी में, आई में बी रॉन्ग, कि जजमेंट लिखने का काम इन्हीं के जिम्मे था। एक ज्ञानवापी का सर्वे क्यों करवा रहे हैं? 1991 का रिलीजियस पॉलिसीज एक्ट किस पस मंजर में बना, क्यों बनाया गया? और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में खुद ये कहा है कि एक अच्छा एक्ट है। इन तमाम बातों के बावजूद जब कुछ सरपसंद अनासिर ने, कुछ लोगों ने, जिनका काम ही होता है, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको सुनेंगे। चैलेंज ये किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता है, इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। वो मैटर उसमें है। तो कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जब तक कि रिलीजियस पॉलिसीज एक्ट का मामला मेरे सामने पेंडिंग है और हम ये तय नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये तय नहीं करती कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक हिंदुस्तान की कोई भी अदालत, हिंदुस्तानी कोई भी अदालत इस तरह का कोई मैटर टेकअप नहीं करेगी जिससे बदअमनी फैले, जिससे गलत पैगाम जाए, जिससे फसाद बर्पा हो। अब करने की बात तो यह है, वक्त सब चीज को भुला देता है। जमानत जो है, ये पनी मीडिया जो बकवास करता है और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हेट्रेड को फैला रहा है, कैसे जमानत मिल गई? देखिए, यही तो कोर्ट है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की पुलिस एक जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए आती है नोएडा में। वो अंदर, घर के अंदर से टेलीफोन, ये क्या कहते हैं, जो व्हाट्सएप का सिलसिला जो भी है, मैसेज वगैरह का, भाई आप बेहतर जानते हैं, उसने फट से किया योगी को, होम मिनिस्टर को, यहाँ से फट से गया। वहां की पुलिस ने उसको पकड़ लिया जाकर के, और वहां की पुलिस से लड़ गई और धक्के देके बाहर निकाल दिया कि हमारे अंडर में है, हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। कोई ऐसे ही दिखा दिया दफा उफा, और फिर लेके चली गई, आराम से बैठा के चाय वाय पिला करके, और 2 मिनट में चले आए वहां से। अदालत जब करना चाहती है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी पावर है पूरे, मगर हाई कोर्ट पर एक बैरियर है। बैरियर यह है कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई उससे इख्तलाफ किया और कोई स्ट्रिक्चर पास कर दिया, कोई 2 लाइन खिलाफ लिख दिया, तो उनके आगे के कैरियर पर वो चीज भारी पड़ेगी। एक फैसला भी रद्द कर देगी जो किया है। सुप्रीम कोर्ट तो बड़े आजम है, जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया। अगर सरकार की दिलचस्पी ऐसी ही होगी
तब तो सरकार कर देगी। जैसे दिल्ली में जो एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई और बैठा के कह दिया कि ये पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, ये पावर एलजी का है, आप इसमें ज़्यादा घुसपैठ मत कीजिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अच्छी नहीं लगी, उन्होंने फौरन तीसरे दिन ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया, तीसरे दिन, और अभी उसको 2 दिन पहले पास करवा दिया, 3 दिन पहले। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिलचस्पी किसी मामले में हो तब तो ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया सो फाइनल। अब भी जो एक्ट बना है दिल्ली वाला, पावर्स को डिवाइड करने वाला, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ हैव वास्ट पावर्स एज फार एज जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न। बहुत सारे जजमेंट आए। चंद कुमार वर्सेस ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है 1997 का, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पूरा पावर है, एंड दैट इज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। जब कोर्ट करना चाहती है तो काम कैसे करती है वो बताना चाहता हूं। अभी 3 जून चीफ जस्टिस हिंदुस्तान से बाहर थे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें एक लड़की जिसका रेप हुआ था, रेप विक्टिम थी, उस रेप विक्टिम की कुंडली जानने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब कुंडली का क्या मतलब था, क्या मकसद था, ये था वो था, वो तो फाइल पूरी देखे, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, जिसका रेप हुआ था उस लड़की की कुंडली जांचने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया, और ज्योतिष विभाग के गालिबन लखनऊ यूनिवर्सिटी के, अगर मैं गलत नहीं, तो उन्होंने जो हेड थे उनसे कहा कि आप इसको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदुस्तान से बाहर थे, वहां पर उन्होंने वो खबर पढ़ी और उस खबर की इतनी अर्जेंसी थी, ज्ञान वापी में तो सर्वे शुरू हो गया था, यहां पर शुरू उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा पुट इट एट 2 o'clock आफ्टर लंच। तब तक यहां सर्वे चालू। भैया तो बैठे हुए हैं ना, ऑर्डर हो हम चंद घंटे लेकर के पहुंच जाएं। सुप्रीम कोर्ट को कहना था यस, अभी बताओ क्या बात है। और अगर कहते पुट इट आफ्टर लंच तो कहते यस, इन द मीन टाइम स्टे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदुस्तान से बाहर थे, उन्होंने वहां 10 मिनट ओवर हो गए। अच्छा, तो ओवर हो गया मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वहां से उन्होंने, मैं 12:30 देख रहा था, उन्होंने वहां से चीफ जस्टिस ने कम्युनिकेट किया सुप्रीम कोर्ट, टेलीफोन किया, जो भी किया, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है सैटरडे के दिन, यहां फ्राइडे को ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पढ़ता है, खबर को देखता है, और वहां से ऑर्डर किया कि बेंच बैठाओ, और शनिचर को सुप्रीम कोर्ट बंद, इतवार को बंद, लेकिन शनिचर को स्पेशल बेंच बैठाई गई और उसने उस पर स्टे दे दिया, उसकी सुनवाई कर ली। देख रहे हैं। और ज्ञान वापी में पुट इट आफ्टर लंच, पुट इट आफ्टर, पुट इट टुमारो, ये सब हो रहा। तो भाई कहीं ना कहीं तो हमारे सोचने की बात बहुत सारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारा मामला, बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत सारी बातें कहने की हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टोटली ए पॉलिटिकल इशू एज फार एज आई एम कंसर्न। जितना आप मजबूत होंगे
उतना ही आपको उसका दफा करना होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आप उठेंगे उतना ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, उतना ही आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद से ताल्लुक़ से मैंने बात की, मैं सोचता हूँ वो बात भी मैं अपने मन की कह भी दूँ कि गौर करने की बात ये है, तो अंदर अखबार और रेडियो और टीवी ये फला ढेका नहीं, हमारे जो रिलीजियस हेड्स हैं वो बैठ करके सोचें कि क्या बाबरी मस्जिद की तरह हमें ज्ञानवापी को भी दे देना है, इसलिए कि दीवार पे जो लिखा है वो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने वो बात भी पढ़ ली जो इबारत में न थी, लोग मसरूफ़ रहे हाशिया आराई में। मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आपके खिलाफ आने वाला है, हाई कोर्ट की मोहर लगने वाली है, सुप्रीम कोर्ट कहने वाली है कि मैं सॉरी टू इंटरफेयर। और जब ये साबित हो जाएगा कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है तो उसके बाद क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। शायद उसकी नौबत ना आए, ट्रायल कोर्ट के बाद ही जो कुछ वहाँ पर हो, आप कैसे इसको फेस करेंगे या नहीं करेंगे या देना चाहेंगे, ये बात आपके गौर करने की है। सारे मसाइल जो है ये हल नहीं होते क्या कहते हैं कानून से, इसलिए कहीं ना कहीं हमको आपको अपनी सियासी क़ुव्वत भी मजबूत करनी पड़ेगी, बताने रंग और हमको मसलक से और तमाम चीज़ों से ऊपर उछल करके आना पड़ेगा। एक नया सोचा भी और छोड़ दिया है, वो मसलक की तरह उभर रहा है जिसको पसमादा कहते हैं। तो अब ये सब मस्जिदें टूटती हैं तो पसमादा और खान साहब की नहीं होती। जब मज़ारात भी तोड़े गए हैं, खानकाहें भी तोड़ी गई हैं, शिया हज़रात के हमारे जो है वो भी तोड़े गए हैं, सारे वहाँ कोई नहीं देखता है कौन शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बदली, वहाबी, मुझे तो आता भी नहीं। वो देखते हैं कि मुसलमान कौन है। इसलिए बुताने रगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, नई रानी रहे बाकी न तू रानी अम्बानी। मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि वक्त नहीं है और दिल चाहता था बोलने का। इंशाल्लाह फिर मौका देंगे कि उन्हें कल की फिक्र आज करना सिखा दे, ज़रा उनकी आंखों से पर्दा हटा दे, कमी गाहे बाजू ये दौरान दिखा दे, जो होना है कल आज उनको सुझा दे, छतें पाट लें ताकि 12 से पहले, सफ़ीना बना रखें तूफ़ान से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया।